नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। कल अपन दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी के बारे में पढ़ रहे थे और आज अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे। डीपी मुखर्जी ने आधुनिकता और परंपरा के विश्लेषण का अपन अध्ययन कर लिया था। आज उनके जन्म स्थान के बारे में अपन देखेंगे। डॉक्टर डीपी मुखर्जी का जन्म बंगाल के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में हुई, किंतु अपने जीवन का अधिकांश समय लखनऊ में व्यतीत किया। उन्होंने प्रारंभ में इतिहास का अध्ययन किया, किंतु बाद में स्नातकोत्तर उपाधि अर्थशास्त्र विषय में प्राप्त की। डीपी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में 30 वर्षों तक 1922 से 1952 अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य किया। सन 1951 में वे यहीं आचार्य प्रोफेसर पद पर आसीन हो गए। लखनऊ से सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व सन 1953 में वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के आमंत्रण पर वहाँ अर्थशास्त्र विभाग का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। वहाँ वे 5 वर्षों तक रहे। इसी काल में वे हेग के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन संस्थान में समाजशास्त्र के अतिथि आचार्य विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में गए। इसी बीच उन्होंने यूनेस्को द्वारा पेरिस में एक भाषण देने का आमंत्रण मिला। मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र के परिषद के संस्थापक सदस्यों में से थे, उसके उपाध्यक्ष भी रहे। सन 1955 में उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की तथा एक अत्यंत विचारोत्तेजक तथा मार्गदर्शक भाषण आपने दिया। अपने इसी व्याख्यान में मुखर्जी ने समाज विज्ञानों में मूल्य मुक्तता के मिथक को उजागर करते हुए भारतीय समाजशास्त्रियों को आह्वान किया कि उन्हें वर्णन और विश्लेषण के सामान्य दायरे से निकलकर निर्देशात्मक समाधान प्रस्तुत करने चाहिए। ये समाधान केवल गहन आस्थाओं और मूल्य निर्णयों के आकांक्षित भविष्य के बारे में हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता से ही उत्पन्न हो सकते हैं। डीपी मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न विद्वान थे। उन्होंने कई विभिन्न विषयों पर लिखा। अधिकांशतः उनका लेखन पुस्तकों की अपेक्षा लेखों के रूप में हुआ, जिन्हें बाद में पुरस्कार दिया गया। वे जीवन में किसी एक पुस्तक का रूप दिया गया। वे जीवन में किसी एक विषय से होकर नहीं रहे। उन्होंने कई विषयों का अध्ययन किया और अंततः वह उन्हीं विषयों में रम गए। वे एक समाज वैज्ञानिक, उपन्यासकार, कला मर्मज्ञ, साहित्य समीक्षक, संगीत पारखी और इन सबसे बढ़कर एक मानवतावादी मनीषी थे। मुखर्जी ने लिखा कम है, किंतु विभिन्न विषयों पर अनेक विद्वतापूर्ण भाषण दिए हैं। मुखर्जी ने कला के उद्भव और विकास की भी सूक्ष्म समीक्षा की। उनकी दृष्टि में भारतीय कला आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित थी। भारतवासी इसी प्रकार की कला के अधिकांश आराधक व प्रशंसक रहे हैं। मुखर्जी का मूल प्रशिक्षण अर्थशास्त्र से हुआ था। अर्थशास्त्र के प्रति उनका दृष्टिकोण अन्य अर्थशास्त्रियों से भिन्न था। उन्होंने भारत के विकास की व्याख्या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं, विशेषकर सामाजिक मूल्यों और सामाजिक संरचना जाति समूह के संदर्भ में की। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय अर्थशास्त्र में व्यापक परिवर्तन हुए। ब्रिटिश शासकों द्वारा शुरू की गई शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था से न केवल पुरानी संस्थाओं के जाल को समाप्त कर दिया गया, अपितु परंपरागत विशिष्ट जातियों को भी अन्य व्यावसायिक धंधों से अलग कर दिया। डॉक्टर डीपी मुखर्जी एक सामाजिक विश्लेषक, आलोचक के साथ साथ एक उत्कृष्ट एवं प्रेरणास्पद शिक्षक थे।
उन्होंने अपने विचारों में ब्राह्मणवादी, बुद्धिजीवी परंपरा, पश्चिम के उदारवादी मानवतावाद तथा वेदांत और मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समन्वय करने का प्रयास किया। उन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के भारतीयकरण और भारतीय सामाजिक यथार्थबोध के देशीकरण पर बल दिया। डीपी के पश्चिमी अनुभववाद के विचार को अस्वीकार कर भारत के समाजशास्त्र के लिए व्याख्यात्मक पद्धति का समर्थन किया। समाजशास्त्र की पश्चिमी प्रकार की अनुभववादी परंपरा पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने सन 1955 में भारतीय समाजशास्त्री परिषद के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि एक भारतीय के रूप में मुझे तथाकथित आनुभाविक सामाजिक शोध अध्ययनों के जंगल में जीवन के अर्थ को जानना असंभव सा प्रतीत होता है। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिमी समाजशास्त्री सैद्धांतिक परंपरा, विशेषतः इसके पार्सन्सवादी रूप की भी कटु आलोचना की, क्योंकि मुखर्जी के अनुसार पार्सन्स का सिद्धांत कर्ता परिस्थिति अर्थात व्यक्ति पर जरूरत से अधिक बल देते हैं, जो उनके विचारानुसार ठीक नहीं है। उन्होंने इस संदर्भ में सांस्कृतिक परंपरा और उस परंपरा से जुड़ी जनचेतना के अध्ययन को भी रेखांकित किया है। नैतिकता के पतन, सार्वजनिक जीवन में गुणात्मक ह्रास, सांप्रदायिकता, जातिगत और प्रजातिगत पहचान के संकुचित दायरों की खोज और बढ़ती हुई वेदकरण के संकट जैसे मुद्दों को लेकर कई वर्षों से भारतीय समाजशास्त्री अपना रोना धोना करते आ रहे हैं। इस स्थिति के साध्य और साधन के बारे में एक नवीन खाई उत्पन्न की है। ये आधुनिकता की देन है। ये आधुनिकता के ऐसे रोग और विकृतियां हैं जिनके बारे में डीपी ने आधी शताब्दी के पूर्व ही अनुमान कर लिया था कि और समाजशास्त्रियों को उनकी अत्यधिक पेचीदगी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़ी सावधानीपूर्वक विचार करने का आग्रह किया। डीपी मुखर्जी की कुछ कृतियां हैं, वो इस प्रकार है: पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंस 1924, बेसिक कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी 1932, मॉडर्न इंडियन कल्चर 1942, टैगोर ए स्टडी 1943, ऑन इंडियन हिस्ट्री 1945, इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक 1945, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ 1946। इस प्रकार इनकी कुछ कृतियां हैं, उसको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता रहेगी। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। डीपी मुखर्जी के बाद अपन बात करते हैं डेविड हार्डीमैन। डेविड हार्डीमैन बड़ा जाना पहचाना नाम आप सबको मैं सोचता हूँ समझ में आता होगा। अभिजनवादी लेखन परंपरा की लीक से हटकर कुछ लोगों ने पिछली शताब्दी के अंतिम दशक में समाज वैज्ञानिक लेखन को एक नया आयाम दिया, जिसे सबाल्टर्न स्टडीज का नाम दिया। सबाल्टर्न इस प्रकार का लेखन का मुख्य उद्देश्य निचले स्तर के दीनहीन, दबे कुचले एवं अधीनस्थ लोगों की उभरती हुई चेतना को प्रकाश में लाना और अभिजनवाद, रूढ़िवादी सोच पर प्रहार करना है। डेविड हार्डीमैन ऐसे ही कुछ लेखकों में से एक है जिन्होंने भारत के गुजरात प्रदेश के खेड़ा जिले के सन 1917 से 34 के बीच के राष्ट्रीय आंदोलन में कृषक राष्ट्रवादियों की भूमिका का सूक्ष्म अध्ययन किया। उन्होंने अध्ययन के मुख्य विषय गुटबाजी और दलित चेतना रहे। हार्डीमैन एक राजनीति शास्त्री थे। उनके लेकेस्टर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का अध्यापन किया। वे कोलकाता के सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र में कुछ वर्षों तक मानद अतिथि शोधार्थी फेलो रहे और आजकल वे सूरत के सामाजिक अध्ययन केंद्रों में फैले हुए। डेविड हार्डीमैन ने सन 1971 से 1977 तक गुजरात के खेड़ा जिले में गहन शोध कार्य कर 1917 से 34 तक वहाँ हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को पूरेदा और उन्होंने ऐसे कई लोगों के लंबे साक्षात्कार किए जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था। इस कार्य के लिए वे खेड़ा के ही एक गांव में कुछ महीनों तक रहे ताकि ग्राम स्तर पर आंदोलन राजनीति को सही ढंग से समझा जा सके। इस शोध के दौरान उन्होंने एक स्थानीय राजनीतिक ताने बाने और गठबंधनों की खोजबीन की जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वहां कार्यरत थे।
खेड़ा जिले में पाटीदार समुदाय ने राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वाधिक महती भूमिका अदा की और यही क्षेत्र की प्रभु जाति रही है, जिनके पास सबसे अधिक जमीन थी तथा साथ ही अन्य कृषि के साधनों पर भी इस जाति का सर्वाधिक नियंत्रण था। जिले स्तर पर इस जाति के कई राजनीतिक नेता भी थे। पाटीदार जमींदार अपनी उच्च सामाजिक परिस्थिति को बनाए रखने के लिए अनुलोम प्रथा का सहारा लेते थे। इस प्रथा के अनुसार उच्च पाटीदार कुल निम्न पाटीदार कुलों से दहेज लेकर पत्नियां लेते थे और अपनी सामाजिक परिस्थिति को मजबूत बनाए रखते थे। राजनीतिक दृष्टि से यदि इस प्रथा को देखें तो प्रकट होता है कि निम्न पाटीदार परिवार उच्च पाटीदारों के सद्भाव पर निर्भर रहने के लिए मजबूर थे। यही नहीं, संकट के समय उन्हें पाटीदार परिवारों के साथ सहयोग करना पड़ता था। इस अध्ययन में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हार्डीमैन ने राजनीतिक गुटों खेड़ा जिले के नडियाद और देसाई नडियाद के देसाई वल्लभ भाई पटेल और गोपाल दास के गुट के आपसी संघर्षात्मक संबंधों का विस्तृत हवाला देते हुए भारत में गुटबंदी या दलबंदी राजनीति फ्रैक्शनल पॉलिटिक्स का सूक्ष्म विश्लेषण किया। इस संदर्भ में हार्डीमैन ने भारतीय राजनीति को समझने के लिए सर्वप्रथम गुट की अवधारणा की सौ परीक्षा की और कई प्रख्यात लेखकों ने कि गुट संबंधी विचारों मुख्यतः पॉल ब्रास की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि गुट फ्रैक्शंस शब्द का प्रयोग मोटे रूप में दो अर्थ में किया जाता है। पहला, राजनीतिक धड़ों के रूप में गुट और दूसरा एक विस्तृत संरक्षक आश्रित पैटर्न क्लाइंट ताने बाने के रूप में गुट। ऐसा माना जाता है कि गांव की राजनीति में गुट जमीन से जुड़े नीचे तबके को उच्च तबके के साथ जोड़ना है, अर्थात गांव का छोटा दीनहीन बटाईदार अपने जमींदार गुट से जुड़ा होता है, वह स्वतः उसके गुट का सदस्य हो जाता है और जमींदार जिले स्तर के गुटों का एक सदस्य होता है। जिले का मालिक बॉस प्रांत की विधानसभा के गुटों का एक सदस्य होता है और प्रांत का मंत्री किसी का अखिल भारतीय दल कांग्रेस भाजपा सीपीएम या सीपीआई आदि का सदस्य होता है। इस प्रकार निचले स्तर के कृषक जनों बटाईदारों को क्रमशः अपने ऊंचे शासकों से जोड़ते हुए ये गुटीय ताना बाना संपूर्ण देश में छाया रहता है। गुटीय राजनीति को अपने विश्लेषण में हार्डीमैन ने पॉल ब्रास के इस कथन को अपना आधार बनाया कि गुटीय निष्ठाएं भारतीय समाज की छोटी इकाइयों परिवार, गांव, जाति और राजनीतिक दलों को आपस में जोड़ती हैं। गुटीय निष्ठा राजनीति की बीचवई मध्यवर्ती संबंध एक संक्रमणकालीन रूप है। यह संकीर्ण राजनीति से कुछ अधिक है, जो भाषा, जाति, जनजाति या धर्म आधारित होती है, किंतु यह यूरोपीय और अमेरिकी अर्थ वाली दल राजनीति से कुछ कम है, जिसमें एक संस्था अथवा एक विचारधारा के रूप में एक दल के प्रति अपनी अवैयक्तिक निष्ठा और जुड़ाव भाव होता है। पॉल ब्रास के अतिरिक्त हार्डीमैन ने कई इतिहासकारों जैसे B.R. टॉमलिसन 1976, S.N. मुखर्जी 1970 आदि के विचारों का भी विश्लेषण किया। बेकर और वासब्रुक 1975 में लिखा कि राजनीति में परिचालनात्मक ऑपरेशनलाइजेशन या व्यावहारिक कोटि के गुट होते हैं, जिसके सदस्य सभी जातियों के होते हैं और जो नेता से कारोबारी ट्रांजैक्शनल बंधनों के द्वारा बंधे होते हैं और जिनके द्वारा जाति विभाजित होती है। हार्डीमैन ने पॉल ब्रास तथा बेकर एवं वासब्रुक तथा अन्य इतिहासकारों के सिद्धांतों को कुछ इस सीमा तक ठीक बताते हुए भी इनके प्रति अपनी असहमति प्रकट की है। अपनी बात की पुष्टि करने के लिए उन्होंने खेड़ा जिले के अपने अध्ययन का उदाहरण दिया। गुट संबंधी विभिन्न लेखकों ब्रास, निकोलस, कार्टर आदि की धारणाओं की समीक्षा करने के बाद हार्डीमैन ने गुट के मूल भाव को खोजने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि अधिकांश लेखकों ने ग्रामीण भारत की गुटबाजी का विश्लेषण चुनावों के संदर्भ में किया है और अधिकांश लेखकों का मत है कि ग्रामीण यानी सोचते हैं कि चुनाव से उनकी कोई हित साधना नहीं होती है। इनका लाभ केवल राजनेताओं को होता है जो व्यक्तिगत हितों द्वारा चलित होते हैं। हार्डीमैन का कहना है कि ऐसे अध्ययनों के द्वारा ग्रामीण भारत की राजनीतिक गठबंधनों में एकजुटता के बारे में कोई गहरे निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। द्वितीय बृहत भारतीय गुट ग्रेट इंडियन फ्रैक्शंस की अवधारणा एक वास्तविकता की अपेक्षा मिथक मात्र है। जिले और ग्राम स्तर पर होने वाले राजनीतिक संघर्ष गुटबाजी की अपेक्षा एक अल्पतंत्र के बीच संघर्ष है। यही नहीं, जिले स्तर के संघर्ष और ग्राम स्तर के संघर्ष के बीच कई मायनों में बहुत कम संबंध होता है। इस प्रकार के संघर्षों में एक उधार लामबंदी मोबिलाइजेशन एक नियम की अपेक्षा बहुधा एक अपवाद होता है। तृतीय हार्डमैन के अनुसार गुटबाजी के पारस्परिक मानना और वर्ग संघर्ष को आधुनिक मानकर इनमें अंतर करना ही अर्थहीन है।
इस संबंध में उन्होंने एफ.जी. बेली की इस धारणा का खंडन किया कि पारंपरिक भारतीय गांव में क्षैतिज लामबंदी मोबिलाइजेशन संभव नहीं है। ये पहले भी थी और आजकल वर्ग चेतना के कारण थोड़ी अधिक है। हार्डीमैन ने एड्रियन मेयर और स्कारलेट ऑपिस्टिन 1973 के विचारों की भी समीक्षा की और इस लेखकों के अनुसार ग्रामीण समाज में राजनीतिक गुट पहले नहीं थे। ये आधुनिक चेतना की देन है। दूसरे शब्दों में ये पारंपरिक की अपेक्षा आधुनिक राजनीतिक रचनाएं हैं। कल अपन इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।